ये 24 फरवरी 2022 का दिन था जब पूरी दुनिया में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि रूस के फौजी ट्रूप्स ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया है। और जाहिर है यह हिदायत रूसी सदर की तरफ से जारी की गई थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाजे किया कि वो यूक्रेन की ईंट से ईंट बजाने वाले हैं और मजीद ये कि अगर उनकी इस आपसी मसले में किसी तीसरे फरीक ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो अंजाम उसका भी अच्छा नहीं होगा। डिस्कवर विजडम चैनल पर एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। साल 2022 में जहां दुनिया भर में बड़े बड़े वाकयात हुए, वहीं एक बड़ा अहम वाकया या एक अहम पेशरफ्त रशिया यूक्रेन वार भी थी। कई दिनों तक यूक्रेन और रशिया के सदर मीडिया और बिलखसूस सोशल मीडिया की जीनत बने रहे। रूस के इस हमले से यूक्रेन का कोना कोना धमाकों और इमरजेंसी सायरन से गूंज उठता है। यूरोप वर्ल्ड वार 2 के बाद इतने बड़े सतह की जंग देख रहा था, जबकि यूरोप का नक्शा जो पिछले 70 सालों से पॉलिटिकल कनेक्शन के तहत बनाया गया था, अब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दोबारा तब्दील हो रहा था। अब वो ताकत के बलबूते पर अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखना चाहता था। लेकिन आखिर क्यों यूक्रेन से 27 गुना ज्यादा एरिया पर फैले हुए रूस को यूक्रेन के इस छोटे से एरिया से खतरा होता था? व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से उसने यूक्रेन पर धावा बोल दिया? और अगर पुतिन ऐसा ना करता तो इससे रशिया को क्या नुकसान हो सकता था? यही सवाल हमारी आज की वीडियो का मौजू होंगे। दोस्तों, ये मामला अच्छी तरह और आसान अल्फाज में समझने के लिए हमें कुछ माजी में जाना पड़ेगा, और माजी में हुए चंद वाकयात को समझना इस मसले को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आज से करीब 100 साल पहले तक यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, जब यह पूरा एरिया पिछले कई सदियों से रोमानोव डायनेस्टी के होल्ड में था। 1900 के शुरू में ही लोग अपने रशियन किंग और इन राजा महाराजाओं के सिस्टम से तंग आ चुके थे, और अब यहां एक नई हुकूमत बनाने का वक्त आ चुका था। इस नई हुकूमत को बनाने के चक्कर में रशियन रेवोल्यूशनिस्ट आपस में ही लड़ पड़े और पूरा रशिया सिविल वॉर में पड़ गया। जब सिविल वॉर खत्म हुई तो 1922 में रशिया और यूक्रेन समेत 13 अलग अलग पब्लिक्स को मिलाकर सोवियत यूनियन यूएसएसआर बना दिया गया। यूक्रेन, जिसको रशिया एम्पायर से आजादी मिले अभी 5 साल ही गुजरे थे, वो अब यूएसएसआर का हिस्सा बन चुका था। खैर, वक्त गुजरता गया और यूएसएसआर दिन ब दिन मजीद ताकतवर होता गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएसएसआर का होल्ड इस एरिया में और ज्यादा मजबूत हो गया। यूरोप के एक हिस्से में सोवियत यूनियन, जबकि दूसरा हिस्सा वेस्टर्न पावर्स के होल्ड में था। वेस्टर्न पावर्स में कनाडा और यूके समेत अमेरिका भी शामिल था। वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुकी थी, लेकिन पॉलिटिकल दुश्मनी अंदर ही अंदर चलती रहती थी। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पावर्स को अपने मिलिट्री अलायंस और ज्यादा मजबूत करने पड़े। 1949 में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें यह तय पाया कि नेटो में शामिल किसी भी कंट्री पर अगर हमला होता है तो बाकी सारी नेटो फोर्सेस मिलकर उसका साथ देंगी। नेटो का बनना सोवियत यूनियन के लिए हर तरह से खतरनाक था, क्योंकि अगर सारी नेटो कंट्रीज एक दूसरे को डिफेंड कर सकती हैं तो वो सारी मिलकर सोवियत यूनियन पर हमला भी कर सकती हैं। जब सोवियत यूनियन ने नेटो की ये पावर देखी तो उन्होंने भी आपस में कुछ ऐसा ही पैक्ट साइन किया जिसको वार्सो पैक्ट का नाम दिया गया। इन दोनों पावर्स ने आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन तो बना ली, लेकिन अंदर ही अंदर कोल्ड वार अभी भी चल रही थी। पूरे 42 साल तक ये कोल्ड वार ऐसे ही चलती रही, जिसमें दोनों पावर्स को एक दूसरे को कमजोर करना था और आखिर एक साइड को कमजोर होना पड़ा। 1991 में यूक्रेन जैसी रिपब्लिक ने खुद को सोवियत यूनियन से अलग करने का मुतालबा कर दिया, यानी यूएसएसआर में शामिल अलग अलग रिपब्लिक्स अब आजाद मुल्क बनना चाहते थे। 15 रिपब्लिक्स को मिलाकर बनाया जाने वाला सोवियत यूनियन अब 15 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बढ़ चुका था। यूएस और सऊदी अरेबिया के बाद रशिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो ऑयल और गैस प्रोड्यूस करता है और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करता है, और यही वजह थी रशिया और यूक्रेन वार की।
यही वजह थी कि रशिया जॉर्जिया और यूक्रेन की शमूलियत की भी मुखालफत कर रहा था। नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश फिर भी जारी रही। ना सिर्फ इतना, बल्कि 2013 में यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको, जिनको रशिया का दोस्त समझा जाता था, एन उस वक्त पर जब यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन करने का वक्त आया तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रशिया से बेल आउट पैकेज के नाम पर भारी भरकम रकम ली और यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करने से इनकार कर दिया। यह कहकर यूक्रेन रशिया का हर मामला में साथ देगा, यह कहा जाए कि रशिया ने यूक्रेन प्रेसिडेंट को यूरोपियन यूनियन में शामिल ना होने के लिए ब्राइट किया, तो यह गलत नहीं होगा। जब यह खबर मीडिया पे आई तो यूक्रेन में हजारों प्रोटेस्टर्स सड़कों पर निकल आए और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाए। प्रोटेस्टर्स का प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता गया और आखिरकार यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने उन पर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। यह देखकर प्रोटेस्टर्स और ज्यादा वायलेंट हो गए और मामला इस हद तक आ गया कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट छोड़कर रशिया भागना पड़ा। प्रेसिडेंट का भाग जाना जहां प्रोटेस्टर्स के लिए जीत का मकाम था, वहीं पुतिन इसको अपनी हार मान रहा था। लिहाजा अब पुतिन ने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले रशियन आर्मी ने ब्लैक सी में फैले हुए यूक्रेनियन कंट्रोल से पेंसोला पर कब्जा किया। इसके बाद रशिया के बॉर्डर से लगे यूक्रेन के 2 रीजन डोनेट्स्क और लुहांस्क पर सेपरेटिस्ट की मदद से कब्जा कर लिया। फिर रशिया ने सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की खूब जमकर मदद की, जिन्होंने इन दोनों रीजन्स को यूक्रेन से अलग करने की डिमांड कर डाली। पूरे 8 सालों तक इन दोनों रीजन्स में बहुत खूनरेजी हुई, जिसमें 14,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो गए, जबकि 20 लाख यूक्रेनियंस ये रीजन्स छोड़ने पर मजबूर हो गए। असल में डोनेट्स्क और लुहांस्क कि यूक्रेन से आजादी हर तरह से पुतिन के हक में थी और यही वजह थी कि पुतिन इनको भरपूर सपोर्ट कर रहा था। नवंबर 2022 में पुतिन के इरादे खुलकर सामने आ गए। सैटेलाइट इमेज में दिखाया गया कि लाखों रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर पर मूव कर दिया गया है और इसके कुछ ही हफ्ते बाद पुतिन ने अपनी डिमांड्स जाहिर कर दी। पुतिन की मेन डिमांड यह थी कि नेटो इस एरिया में एक्सपैंड ना करे और अपनी मिलिट्री को इस हद तक वापस लेकर जाए जो 1997 में हुआ करती थी, यानी रशिया से बहुत दूर। पुतिन की यह डिमांड वेस्टर्न लीडर्स ने फौरन रिजेक्ट कर दी। दूसरी तरफ रशियन ग्रुप यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने में मसरूफ रहे और बॉर्डर पर हैवी मिलिट्री ड्रिल्स भी करते रहे। 21 फरवरी 2022 को पुतिन ने लाइव आकर डोनेट्स्क और लुहांस्क के रिपब्लिक को अलग मुल्क एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी एक वीडियो पैगाम में रशियंस को मैसेज दिया कि जंग में अगर नुकसान हुआ तो वो किसी का नहीं बल्कि दोनों कंट्रीज के लोगों का नुकसान होगा। वेस्टर्न लीडर्स का कहना था कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हम किसी को भी नेटो में शामिल होने से रोक नहीं सकते। इस मामले के 2 दिनों के बाद 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से पूरे यूक्रेन पर खुलकर हमला कर दिया। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशिया के इस एक्शन को कंडेम किया और कहा कि पुतिन और रशिया को इसका हिसाब देना पड़ेगा। पूरी दुनिया में एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स यूक्रेन के हक में नारेबाजी करते रहे, हत्ता कि खुद रशिया में भी हजारों प्रोटेस्टर्स यूक्रेन के हक में बाहर निकल आए। नेटो के रिस्पांस फोर्स हिस्ट्री में पहली बार हरकत में आ गई और अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को ईस्टर्न यूरोप के बॉर्डर पर भेज दिया। पूरी दुनिया यूक्रेन को सपोर्ट तो कर रही थी, लेकिन रशिया से डायरेक्ट सामना नहीं कर रही थी, क्योंकि रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन्स की कलेक्शन मौजूद थी और पुतिन पहले ही धमकी दे चुका था और अगर किसी ने बीच में पड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। फिजिकली एक दूसरे के आमने सामने आने की बजाय अमेरिका समेत दूसरी कंट्रीज ने भी रशिया पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, जिससे रशिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और शायद इस वजह से पुतिन ऐसा करने से बाज आ जाए। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। रशिया यूक्रेन वार के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। डिस्कवर विजडम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मौसूल हो सके।